नमस्कार, मैं हूं शंकर और स्वागत है आज के इस नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ एक और नए गेस्ट हैं जिनका नाम है श्री नीतेश कुमार जैन। जी हाँ, जो कि लोक सेवा प्रबंधक के पद पर पदस्थ हैं निवाड़ी ज़िला में। और आज इनसे हम बहुत सारी चर्चा करेंगे, लोक सेवा में क्या क्या सुविधाएं होती हैं, कैसा इनका कार्यकाल रहा है निवाड़ी में, और कब से ये अपने निवाड़ी ज़िला में आ चुके थे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो सर, कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, आपने मुझे बुलाया। आज हम रूबरू होंगे और आपके सवालों का जवाब भी देंगे। जी। तो सर, सवाल तो बहुत सारे हैं। तो सवालों में आगे बढ़ने से पहले अभी तक मैं एक छोटी सी चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि अभी तक आपने निवाड़ी में जो आपका जो समय है, लोग रहे हैं, वो कैसा अनुभव रहा है अभी तक? क्या क्या माहौल देखिए, है? वैसे मैं बताना चाहूँगा कि मैं मुरैना ज़िले से रहने वाला हूँ। जी। और मुरैना ज़िला और निवाड़ी ज़िला बहुत वैसे नज़दीक में है, ज़्यादा दूरी नहीं है, और ऑलमोस्ट लैंग्वेज भी एक जैसी है, तो मुझे ऐसी ज़्यादा समस्या आती नहीं है। जी। जब लैंग्वेज एक जैसी है तो लोग भी वैसे ही हैं, तो मुझे बिल्कुल घर जैसा माहौल लगता है। मेरे को यहाँ लगभग 5 साल हो गया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ लोगों के बीच में मज़ा आता है। जी। तो जैसा आपने बताया आपको यहाँ निवाड़ी ज़िले में काम करते हुए 5 साल हो गए हैं, तो आप कब यहाँ निवाड़ी में आए थे अपना काम शुरू मैं करने के अगस्त लिए? 2019 में यहाँ आ गया था। जी। उसके बाद एक कोविड का दौर आया था, कोविड के दौर में मैं यहाँ रहा जी। और काफ़ी उस टाइम पे भी काम किया लोगों के साथ में। मेरी काफ़ी पहचान उस टाइम पे लोगों से हुई, और एक ऐसा दौर था कि लोगों को इतनी मुसीबत से लड़ते हुए मैंने देखा। जी। और उसके बाद से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो अच्छा कनेक्शन है लोगों से, अच्छी पहचान हुई है, तो अच्छा लगता है, घर जैसा लगता है मुझे यहाँ। जी, 2019 में आप निवाड़ी में जी। आए हुए थे, काम शुरू किया था आपने पदस्थ। जी। तो जब शुरुआत में सर आप निवाड़ी में आए थे तो क्या क्या उम्मीदें थी निवाड़ी में कि कैसा ज़िला होगा, क्या उम्मीदें थी? जैसे कहीं नई एरिया में जाते तो एक अलग ही उम्मीदें होती कि ऐसा देखने को मिलेगा, क्या से लोग होंगे, क्या एक्सपेक्टेशन थी? देखिए, 2018 में अक्टूबर में ये ज़िला बना था और जी। अगस्त 2019 में मैं आ गया था। जी। तो लगभग 8 या 9 महीने ही हुए थे ज़िले को बने हुए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो ये तो होता है कि जब भी कोई नया ज़िला बनता है तो एकदम से सारी व्यवस्थाएं हमें नहीं मिलती हैं। जी। शुरुआत में बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। ऑफिस में कोई कार्य करने वाला नहीं होता था, तो कई बार अपने हाथों से हमने लेटर बनाए हैं। बैठने का उतना अरेंजमेंट नहीं था, रूम कई बार शुरुआत में तो रूम भी नहीं मिला था बैठने के जी। लिए, कहीं भी ऐसे ही बैठते थे। लेकिन धीरे धीरे करके वो सारे चैलेंजेस से लड़ते हुए आगे बढ़े, अपने अरेंजमेंट सारे किए। विभाग की तरफ से हमें प्रॉपर स्टाफ मिलता गया और काम चलता रहा। तो चैलेंजेस के साथ में शुरुआत से ही किया है, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमने बिल्कुल जीरो से शुरू करके और ज़िले को बनाया है। उस टाइम से मैंने देखा है, तो आज काफ़ी ज़िला आगे भी निकल गया है और अब लगने लगा कि एक अच्छा शहर बन गया है जी, निवाड़ी। काफ़ी चर्चाएँ भी होती हैं आपके कि आप शुरू से जब से जिला के निर्माण हुआ है तब से आप काम कर रहे हैं। जी। जी, काफ़ी सराहनीय आपके काम भी रहे हैं, काफ़ी चर्चाएँ धन्यवाद। होती रहती हैं ज़िले में। जी। तो अभी तक का जो आपने सफ़र बताया कि काफ़ी मतलब परेशानियाँ आपको शुरुआत में हुई थी व्यवस्थाओं को लेकर। तो जब शुरुआत में आपने काम किया तो जो फ़ील्ड से लेके आपका ऑफ़िस से कैसा क्या कार्यकाल रहा? देखिए, ऐसा एक तो जो ज़िला है हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। जी। छोटा ज़िला है, 3 तहसीलों का ही ज़िला है। तो फील्ड वर्क में अगर देखें तो मुझे तीनों तहसीलों में ही कई बार जाना पड़ता है लोक सेवा केंद्रों के निरीक्षण के लिए। या शुरुआत में यहाँ जब ऐसा भी रहा था कि ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी नहीं होते थे, तो कलेक्टर महोदय द्वारा अगर समय समय पर जो भी काम दिए जाते थे जी। मैं करता रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारे और भी विभागों के लिए कई बार काम किया है, तो काफ़ी अच्छा लगता था। एक कम समय में ज़्यादा सीखने का मौका भी मुझे मिल गया, क्योंकि लोग नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आप ही को करना है। तो ज़्यादा एफर्ट डालोगे, आप ज़्यादा सीखोगे, तो उसका भी बेनिफिट मिला। और सारी फील्ड के बारे में लगभग अब मुझे कहीं दिक्कत नहीं होती है और अच्छा काम हो जी, पाता है। निवाड़ी ज़िले की जनता के साथ काफ़ी घुल मिल चुके हैं बिल्कुल, हम। मैं काफ़ी घुल मिल चुका हूँ, चूँकि मेरा डिपार्टमेंट भी एक लोक सेवा प्रबंधन वाला है, जहाँ सीएम हेल्पलाइन से संबंधित कार्य भी होते हैं। लोक सेवा में लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, तो कई बार सीएम हेल्पलाइन के कारण भी सभी अधिकारियों से मेरा कनेक्शन हो रहता है, उनसे बातचीत होती रहती है। और कई बार मैं खुद से भी स्टैंड लेके लोगों को शिकायतों के संबंध में सुन लेता हूँ, तो मेरे को उस तरह से कनेक्शन बना रहता है। जी। जी, आपसे अभी आपसे एक शब्द भी सुनने को मिला, लोक सेवा। तो लोक सेवा ये एक्चुअली है क्या? इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखो, जानना चाहेंगे। लोक सेवा से अगर हम समझें तो एक लोक सेवक की बात आती है। लोक सेवा मतलब लोगों की सेवा करना। सेवा। शासन का उद्देश्य ही होता है कि लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना, लोगों के लिए कार्य आसान कराना, सुलभ हो जा कराना। तो लोक सेवा जो प्रबंधन विभाग है वो भी उसी तरह का विभाग है। उसके लिए 2010 में एक कानून लाया गया था,
लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010। इसका उद्देश्य यही था कि लोगों को जो शासन से सेवाएं प्राप्त होती हैं, सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो वो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाए, उन्हें एक सिंगल विंडो पे ले जाया जाए। जैसे पहले क्या होता था, आपको शायद याद हो, जैसे अगर किसी को अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना है या निवास प्रमाण पत्र बनवाना है या जाति प्रमाण पत्र बनवाना है या जन्म प्रमाण पत्र या विवाह पंजीयन, कई तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, जी। तो आपको अलग अलग जगह जाना पड़ता है। विवाह के लिए आपको नगर पालिका या पंचायत में जाना पड़ रहा है, जाति के लिए आपको अनुविभागीय कार्यालय में जाना पड़ रहा है ना, आय निवास के लिए आपको तहसील कार्यालय में तहसील में जाना पड़ जाना रहा है, ऐसे कई कार्यालय में जाना पड़ता जी। है। और जाने के बाद लोगों में जो ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होता है, उसको कई बार अधिकारियों के सामने खड़े होने में, अपनी बात रखने में उतनी सुलभता नहीं होती, बड़ा मुश्किल होता जी। है ना। तो वो जाके वो मिल भी नहीं पाता, कई बार वो अधिकारी से डायरेक्ट मिलना भी उसके लिए मुश्किल होता है। तो वो जाके किसी एक बीच में, या तो अपन बोले कोई दलाल मान लो या किसी अन्य भी व्यक्ति के माध्यम से वो मिलने की कोशिश करता है, तो वहाँ कई बार उसका पैसा भी कई ज़्यादा चला जाता है और कई बार वो इस तरह का शिकार हो जाता है कि उसको समय भी ज़्यादा लग जाता है, काम जी। हो भी नहीं हो पाता भी नहीं पाता। है ना। अगर एक बार कोई व्यक्ति अगर गांव से मान लो तहसील कार्यालय में कोई काम कराने आता है, उस दिन का वो अपना काम छोड़ के आता है, खाना पीना छोड़ के आता है और किराया खर्च करके आता है, वहाँ आके फिर किसी को अगर देना पड़ गया या कोई दस्तावेज बनवाना पड़ गया, 1000 1500 तुरंत खर्च हो जाता है। पता चला काम फिर भी नहीं हुआ, सेम काम अगर फिर उसे दोहराना हो तो बड़ा निराश हो जाता है। जी। तो शासन व्यक्ति को लगता है कि यार शासन काम नहीं कर रही है इस पक्ष में हमारे लिए। जी। तो शासन ने ये किया आगे कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम बनाया और एक सिंगल विंडो बना दी और बाकायदा सारी चीज़ों के पोर्टल बन गए। आप घर बैठ के किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता है, ये आप पोर्टल पे देख सकते हैं। इसके लिए लोगों को ये भी सुविधा मिल गई कि अगर कोई कंप्यूटर नहीं चला पा रहा है या नहीं देख पा रहा है, तो एक नंबर दे दिया है 181, आप 181 पे कॉल करिए और आप पूछ लीजिए कि मुझे ये दस्तावेज बनवाना है, इस दस्तावेज के लिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो आपको फ़ोन पे बता दिया जाएगा 181 पे। आप वो दस्तावेज तैयार करके एक दिन लोक सेवा केंद्र में आ जाइए। वह एक नॉमिनल चार्ज रहता है, जैसे अभी आज का समय जो रहता है वो 25 रुपये लग रहा है, आप उतना चार्ज वहाँ दीजिए विंडो पे, बाकायदा आपको उसकी रसीद भी मिलेगी। जी। मतलब ये एक मैं सभी लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि लोक सेवा गारंटी कानून आने के बाद जितने भी पोर्टल से संबंधित कार्य होते हैं, अगर कोई शुल्क जमा हमें करना है तो बाकायदा डिजिटली उसकी रसीद निकलती है वहीं से, उस पर शुल्क हमेशा नीचे लिखा रहता है। जी। जैसे चाहे आधार पंजीयन आप करा रहे हो, चाहे आप लोक सेवा से कोई सेवा ले रहे हो, तो बिल्कुल उस पर शुल्क लिख के आता है, आप हमेशा उतना ही शुल्क दीजिए, उससे ज़्यादा शुल्क आपसे कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं लेगा। है ना। ये गलत आता है रहता है, तो व्यक्ति को जागरूक होना भी चाहिए। तो बाकायदा रसीद निकलती है, उतना आप शुल्क जमा कीजिए और आपका काम एक समय सीमा के अंदर, एक समय सीमा शब्द मैं इसलिए जोड़ दे रहा हूँ कि यहाँ फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैंने बताया ना, जैसे अगर कोई व्यक्ति मान लो तहसील में आके काम करा रहा है जी। और काम कराने के बाद वो गया, उसे पता चला कि कोई डॉक्यूमेंट के कारण उसका नहीं हुआ फिर काम, तो वो फिर से आएगा, फिर अपना उतना समय बर्बाद करेगा, पैसा बर्बाद करेगा। जी। यहाँ क्या फ़ायदा होगा कि आपको पोर्टल पे स्टार लगे होते हैं, जब भी कोई फॉर्म भरते हैं तो जो जो आवश्यक दस्तावेज वहाँ जमा हो जाते हैं। अब उसके बाद एक मान लो आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना है या निवास बनवाना है, उसमें जी। समय सीमा 1 दिन की है। बिल्कुल। आज आपने जमा किया, आज ही आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो एक तो द्वारा आने का आपका वो ख़त्म हो गया, प्लस क्या होता है, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। जी। आप चाहें तो घर बैठ के भी उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ नहीं करना चाहते तो वहीं बैठ के आपको तत्काल लेके जाएं, आपका मिल जाएगा मिल वो। जाएगा। तो ये एक गारंटी हो गई कि 1 दिन के अंदर ही मिलेगा। दूसरा दिन अगर वो जाता है, अगर किसी व्यक्ति ने आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है या निवास के लिए किया है और 1 दिन की समय सीमा है और 1 दिन की समय सीमा में अगर वो नहीं बनता नहीं है, बनता है। तो उस अधिकारी के ऊपर 250 रुपये से लेके 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार रहता है। उसमें कलेक्टर अगर महोदय के एक दिन द्वारा से ज़्यादा समय मतलब समय सीमा समय किसी भी, सीमा जैसे का हर चीज़ के अलग अलग समय सीमा है। जाति प्रमाण पत्र की अलग है, विवाह पंजीयन की अलग है। किसी भी दस्तावेज के लिए जो समय सीमा निर्धारित शासन से की गई है, अगर समय सीमा से ऊपर जाके कोई डॉक्यूमेंट बनाता है तो जुर्माना लगाया जा सकता है। जी। सर, आपने जैसे भी बताया था कि एक 181 जो सीएम हेल्पलाइन नंबर शायद है, जिस पे तमाम प्रकार की शिकायतें की जाती हैं, इस पे भी अपन आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी शुरू में सर एक बात चली थी लोक सेवा की, इसमें सर किस प्रकार की योजनाएं शामिल है, थोड़ा बता देखो, सकते हैं लोक हाईलाइट? सेवक का ये दायित्व ही होता है कि लोगों की सेवा करना। हाँ। जैसे ही नाम से समझ आ रहा है लोक सेवा, तो लोगों की सेवा करना है ना, दायित्व ही होता है। सेवाओं की बात हुई, मैंने जैसे बताया कि ये जितने भी शासन से संबंधित दस्तावेज हुए या शासन से संबंधित कोई भी अप्रूवल हुए, वो सारे इसमें आ गए।
ये लोक सेवा, मतलब जो भी लोक सेवा शासन में आते की योजनाएं हैं हाँ, ये सारे इसके अंतर्गत अधिनियमित हो गई, अधिनियम या है। है ना, गारंटी कानून बन गया और समय जी। सीमा निर्धारित हो गई। उतने समय सीमा के अंदर वो सेवा आपको मिलेगी। तो ये लोक सेवा इसलिए आया है। खास तौर पे नगरीय हो गया, ग्रामीण क्षेत्र के दोनों सारे तरह से। पूरा पूरा जिला प्रशासन के जितने भी लगभग सेवाएं हैं, जी। अभी अगर देखा जाए तो 500 से ज़्यादा सेवाएं हैं अधिनियमित की जा चुकी हैं। जी। और शासन समय समय पर जैसे ही सेवा अगर ऑनलाइन होने के लायक होती है तो उसको अधिनियमित करके लोक सेवा गारंटी कानून में जोड़ दिया जाता है। शुरुआत में जब ये शुरू हुआ था तब केवल 45 सेवाएं थी, आज देखा जाए तो 600 सेवाएं हो गई। तो ये सेवाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं और शासन स्तर से इसको बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जी सर, अब आगे की सवाल की ओर बढ़ते हैं। अभी आपने एक जिक्र किया था 181 181 सीएम हेल्पलाइन नंबर। ये हेल्पलाइन नंबर क्यों शासन ने निकाला है, उसका क्या मुख्य उद्देश्य रहा है? देखिए क्या होता है, अलग अलग जगह अगर हम देखें तो टोल फ्री नंबर अलग अलग होते हैं, जी। है ना। आप सोचते हैं जैसे कई नंबर आपको याद भी होंगे कि 100 नंबर से पुलिस आ जाती है, या जी। 101 नंबर हुआ, 108 नंबर हुआ, 181 हुआ। इसको सारे नंबर को मध्य प्रदेश में मर्ज करके एक नंबर बना दिया गया, 181। 181। आपको किसी भी विभाग की कोई भी सेवा चाहिए, आप 181 पे कॉल करिए। सारे नंबर के लिए आपका एक ही नंबर हो, याद रखो। यहाँ आपको तक कि कोई मतलब पुलिस भी बुलाना चाहते हो 181 पे कॉल कर करके पुलिस लीजिए। बुला लेती मैं है। वही कह रहा हूँ, इससे सुविधा ये हो गई कि आपको 10 तरह के टोल फ्री नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। लोग भूल सकते हैं, बिल्कुल भूल जी। सकते हैं कि हमें एम्बुलेंस किससे बुलानी है, फायर ब्रिगेड किससे बुलाना है, पुलिस किससे बुलाना है। ये डाउट होगा कि नंबर याद नहीं रहेगा। आपको एक नंबर याद तो रहेगा, बिल्कुल, 181। आप 181 181 पे करिए, आपकी सारी सेवाएं वहीं मिल रही हैं। जी। तो ये पूरा अच्छा कर दिया सभी गया है। समस्याओं का हल एक ही 181 समाधान कर है। दिया। यस। जी। तो सीएम हेल्पलाइन पे सर किस किस प्रकार की सहायता, मतलब व्यक्तिगत हो जाती है, सामाजिक हो जाती है, प्रशासनिक हो जाती है, किस किस प्रकार से सब तरह सहायता? की सेवाएं, मैं कह रहा हूँ कि इसमें अगर आप व्यक्तिगत भी आप शिकायत कर सकते हैं, किसी अधिकारी से आपको परेशानी जी। है ना, तो आप उसकी भी शिकायत कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पड़ोसी मेरी क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है, राजस्व से संबंधित मामला है, अतिक्रमण की आप शिकायत करिए। जी। राजस्व अधिकारी जो उसके लिए रहते हैं चयनित, वो उसको मुक्त कराएंगे, है ना। या आपको कोई सामाजिक गतिविधि के बारे में अपनी सलाह देनी है सलाह देनी तो है। आप वहाँ वो भी दे सकते हैं, जी। जो शासन स्तर तक आपकी सलाह भी पहुँच जाती है। तो आप किसी भी स्तर की शिकायत कर सकते हैं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा वहाँ। सर अभी जो सीएम हेल्पलाइन की बात चल रही है, तो जो शिकायत दर्ज कराने के बाद किस तरह से उसका निराकरण किया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है जिससे? देखिए इसका शिकायत- एक जो मैकेनिज्म रहता है वो ऐसा है कि सीएम हेल्पलाइन पे एक कॉल सेंटर भोपाल में अभी बनाया गया था पहले, जी। है ना। लगभग 600 लोग वहाँ पे काम करते हैं। हम लोगों को ट्रेनिंग के लिए जब ले जाते हैं तो वहाँ दिखाते भी है कि सीएम हेल्पलाइन का कॉल सेंटर कैसा होता है। तो वहाँ जैसे ही हम प्रदेश के किसी भी जगह से बैठ के 181 नंबर डायल करते हैं, आपका कॉल वहाँ जाता है और जी। वहाँ कॉल रिसीव करके पूछा जाता है आपका नाम क्या है और आपको क्या समस्या है। आप अपना नाम बताइए, फिर वो आपका एक बार अगर आपने शिकायत की है तो आपका हमेशा के लिए सेव भी हो जाता है, जी। फिर उनके बाद दर्ज रहता है। तो आप केवल अपनी समस्या बताइए, इस विभाग से संबंधित है वो बताइए, जी। वो टाइप करके आपकी शिकायत को दर्ज कर देते हैं। एक यूनिक नंबर क्रिएट हो जाता है उस जी। शिकायत का, हर एक व्यक्ति के लिए एक यूनिक शिकायत नंबर क्रमांक क्रिएट हो जिसको- हाँ, शिकायत क्रमांक जिसको बोलते हैं। तो वो क्रिएट हो जाता है और वो क्रिएट होने के बाद जिस डिपार्टमेंट से संबंधित है उस डिपार्टमेंट को भोपाल से वो शिकायत मैप कर दी जाती है उस जिले में। फिर संबंधित अगर हम जिले में देखें तो वहाँ पे लेवल बनाए गए हैं, L1 L2 L3 L4। इसका का जो है लेवल बनाने का रीज़न क्या है कि अगर हम तहसील स्तर पर देखें जी। तो सबसे जो छोटे स्तर पर अगर देखें तो एक तहसील होता है, तहसील स्तर पर कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है, उसके बाद एक जिला स्तरीय अधिकारी होता है, फिर उनके ऊपर अगर देखें तो कलेक्टर होते हैं, साहब है ना, फिर देखें तो कमिश्नर साहब होते हैं, फिर देखें तो प्रमुख सचिव होते हैं। तो ऐसे एक चैनल बना दिया गया है कि जी। सबसे छोटे स्तर पर देखा है तो एक L1 अधिकारी बना दिया, फिर एक L2 अधिकारी बना दिया, फिर L3 पर कलेक्टर साहब को बना दिया जाता है, L4 पर प्रमुख सचिव या सचिव, कमिश्नर जी। साहब, इस तरह से लेवल बनाया गया जी। है। तो हर एक डिपार्टमेंट का एक चैनल बना दिया गया है। तो जब भी शिकायत वहाँ से मैप होती है तो आपको L1 पे वो शिकायत दिखाई देने लगेगी, बिल्कुल। यानी कि आपके क्षेत्र में आ जाएगी। जो L1 अधिकारी है जी। वो उसको समस्या के निराकरण के लिए व्यक्ति से बात करेगा कि भाई आपकी क्या समस्या है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि एक छोटे स्तर पर शिकायत आ गई, वहाँ एक सिंगल अधिकारी है और वो सिंगल व्यक्ति उस क्षेत्र एरिया का ही है ना, उस एरिया का वो उससे बात कर रहा है, उसको पता पा रहा जी। है, तो वो आपस में मिलके भी एक दूसरे से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो वहाँ जैसे ही अगर व्यक्ति की समस्या का समाधान हो जाता है तो अपनी सहमति दर्ज करा के बंद करा देता है। जी। अगर समस्या का समाधान L1 अधिकारी नहीं करता है, कई बार ऐसा होता है कि L1 अधिकारी कोई ऐसा पड़ गया जो रुचि नहीं ले रहा काम में, संतुष्ट नहीं हो पा रहा है वो अपनी या समस्या- शिकायतकर्ता को संतुष्टि नहीं कर पा रहा, उसका निराकरण नहीं करा पा रहा है, तो वो क्या करेगा, उस शिकायत को L2 लेवल पे चली जाएगी। फिर ये शासन का जो मैकेनिज्म है वो L2 पे चली जाएगी। L2 यानी कि जिला स्तर पे चली जाएगी। जिला स्तर का जो अधिकारी होगा उस विभाग का, वो उसकी समीक्षा करेगा, L1 वाले से पूछेगा कि भाई आपने क्यों नहीं निराकरण कराया, जी। है ना। फिर अगर जिला स्तर का अधिकारी भी उसमें कुछ नहीं कर पा रहा है
तो फिर हमारे हेल्थ ज़िले के जो रिकॉर्ड। मुखिया कलेक्टर होते हैं जी। तो उनके पास वो शिकायत जाएगी। वो उस शिकायत को जिला स्तर अधिकारी से पूछेंगे, L1 अधिकारी से पूछेंगे क्यों नहीं क्यों निराकरण नहीं हुआ है? है। अगर वाकई में निराकरण होने लायक है तो वो कार्रवाई भी करते हैं। जी। हम ऐसा भी होता है कि L1 अधिकारी द्वारा कोई काम नहीं कराया जा रहा है तो जी। बाकायदा उस पर कार्रवाई भी कलेक्टर महोदय द्वारा होती रहती है। समय समय पर नोटिस हाँ, जो वोटिस चलता है। वन अधिकारी जो होते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन किसी कारण नहीं नहीं करी है। किया या रुचि नहीं हाँ, लीगी या कोई लालच में नहीं किया नहीं काम तो किया, वो फिर कार्रवाई होती है उस कार्रवाई पर। होती है और प्रशासनिक अगर द्वारा जो। वहाँ से भी वो शिकायत आगे निकल जाती है तो फिर ऊपर से फिर पत्राचार शुरू हो जाता है कि भाई शिकायत का निराकरण आप कराइए, जल्दी से जल्दी जी। क्यों नहीं हो पा रहा है। कई बार इसमें ऐसी भी शिकायतें होती हैं जो गलत पाई जाती है या झूठी पाई जाती है तो उनको फिर उस तरीके से डील किया जाता जी। है। सर, सीएम हेल्पलाइन में जैसे बहुत सभी तरह की शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं, तो स्पेशली आपकी उसमें क्या भूमिका रहती है, क्या कार्यशैली रहती है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए जैसे हर चीज़ के लिए एक डिपार्टमेंट होता जी। है ना, एक डिपार्टमेंट उस चीज़ को डील करता है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि सीएम हेल्पलाइन है जो लोक सेवा प्रबंधन विभाग से संचालित जी। है ना। मतलब इसका जो अगर जो पूरा सिस्टम है, चयन सिस्टम है, वो भोपाल से संचालित हो रही है, लेकिन लोक सेवा प्रबंधन विभाग डील कर रहा है। अगर ज़िले में किसी भी अधिकारी को, जितने भी L1 होंगे या जितने भी L2 होंगे जी। या L3 होंगे, जिनको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है जिले स्तर पर, तो जी। उनके निराकरण के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, है ना। वो हमें बता देंगे कि हमारी आईडी पे ये दिक्कत आ रही है, हमारे पोर्टल पे दिक्कत आ रही है, जी। हम अपने डिपार्टमेंट में लिख के या बात करके उसको ठीक करा देते हैं। तो जी। एक तो हमारा ये हो जाता है हाँ। इसमें काम। दूसरा रहता है कि कभी भी कोई शिकायत कहीं से जैसे आई, थोड़ा सा डीप में जाके बताता हूँ कि जैसे कोई शिकायत किसी ने दर्ज कराई भोपाल, और जब उनने बात करने में उस शिकायत को समझने में गलती कर ली, वो शिकायत जनपद में जाना चाहिए थी लेकिन गलती से राजस्व में दर्ज कर दी। अब जी। वो L1 अधिकारी किसके पास आ गई? राजस्व के पास। उसके बाद अब राजस्व अधिकारी उसका निराकरण मान लो नहीं कर सकता, करना किसको है? जनपद सीओ जनपद को। से हुआ। तो वो क्या होगा उसमें कि राजस्व अधिकारी उस शिकायत को मैप कर देगा, मतलब ट्रांसफ़र कर देंगे कि ये शिकायत चूंकि जनपद क्षेत्र की है, उनसे संबंधित है, वहीं से निराकरण होगा, जी। तो वो शिकायत ट्रांसफ़र हो जाएगी। ट्रांसफर करते लेकिन हैं। डायरेक्ट उनके करने से ट्रांसफ़र होगी नहीं। वो क्या होगा, वो शिकायत मेरे पास आएगी पहले जी। कि उन्होंने जो स्थानांतरण किया है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी शिकायतों की संख्या कम करने के चक्कर में दूसरे को डाल दिए। तो वो मेरे स्तर पे आके मैं परीक्षण कर लूँगा कि हाँ हाँ, ये सही सही है। डाल रहे हैं, तो जी। हम उसको फिर आगे भेज देते हैं, फिर जी। उनके द्वारा उसका निराकरण कराते हैं। तो एक भूमिका ये रहती है। तीसरा, हम लोग आईडी पासवर्ड रीसेट करना या पोर्टल से संबंधित चूँकि सारे काम हैं, लोक सेवा का काम हुआ या सीएम हेल्पलाइन का हुआ, ये सब पोर्टल के काम है। तो टेक्निकली कई बार कुछ ना कुछ एरर आती है, या लोग कोई जैसे कोई व्यक्ति नया सेवा में आया है, उसको सीएम हेल्पलाइन का पोर्टल चलाना नहीं आता है, तो ये सारी ट्रेनिंग कराना, ये सारे काम हमारे रहते हैं। जी। सीएम हेल्पलाइन में सब चीज़। पोर्टल से संबंधित सारे हो जाते सीएम सर हेल्पलाइन में जो अभी आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी, इसमें सर आपसे संबंधित भी शिकायतें आती होंगी, जाहिर सी बात है। बिल्कुल आती हैं। देखो हर व्यक्ति को यहाँ पे एक दूसरे व्यक्ति की शिकायत करने का अधिकार है ना। जहाँ भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से संतुष्ट नहीं होता तो वो अपनी शिकायत रख सकता है ना। हम चूंकि लोक सेवा में आए हैं, लोक सेवक बन के आए हैं, तो हमारा दायित्व है किसी की मदद करना। और कोई व्यक्ति अगर हमारी मैं मदद करने की इच्छा भी रखता हूँ मान लो, और मैं मदद कर भी रहा हूँ, लेकिन सामने वाला संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो मतलब मेरी मदद नहीं हुई, है ना। मदद तो तभी मानी जाएगी जब मैंने की और सामने वाला संतुष्ट हो गया, यानी कि यहाँ पूरा काम हो गया। जी। अब मैंने कि सामने वाला संतुष्ट ही नहीं हुआ, यानी कि मेरी मदद ठीक नहीं है, नहीं है। है ना। तो बिल्कुल वो शिकायत करने का उसका अधिकार है, वो शिकायत करेगा, मैं उसको शिकायत फिर सुनूंगा, फिर उसको किसी भी तरह से सेटिस्फाई करके उसका काम कराएंगे और बंद कराएंगे। तो हम जी। लोग बिल्कुल लगातार ये करते रहते हैं। अच्छी बात है कि ज़िला हमारा जो है सीएम हेल्पलाइन में हमेशा टॉप पे आता है। हम लोग हमेशा रैंक अपनी मेंटेन। उसमें क्या होता है, हर महीने सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग मध्य प्रदेश शासन से जारी होती है, जी। जहां अच्छा कार्य करने वाले उसकी परसेंटेज कैटेगरी की डिसाइड की गई है कि स्कोरिंग होती है कि किस कैटेगरी में कितना स्कोर मिलेगा। तो हम लोग स्कोरिंग हमारी काफ़ी अच्छी रहती है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतों का निराकरण करा भी पाते हैं, और जिसके कारण जिला हमेशा टॉप पे रहता है। तो हम लोग ये प्रयास करा के कैसे भी करके उसको टॉप पे लाने का प्रयास करते हैं हर बार। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन सर कि आप धन्यवाद। लोगों के सहयोग से ये सब होता है। लेकिन सर अभी आपने जो बताया कि जिला टॉप पे रहता है, लेकिन अभी जैसे कहीं पे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों का आज भी कहना होता है कि कुछ लोगों का कि 181 पे लगाने से मेरा समस्या का निराकरण नहीं हुआ है या कोई सुनता नहीं है। देखिए मैं जैसे ऐसे बताऊँ, भी लोग होते हैं कई। एक परिवार में जब 10 लोग होते हैं तो 10 लोगों को एक साथ संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जी। मतलब टू बी प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, हाँ। तो कई बार एक ना एक असंतुष्ट रह ही जाता है। चूँकि जिला एक बहुत बड़ा रहता है, इसमें लाखों की पॉपुलेशन होती जी। है ना। हर व्यक्ति जो चाहता है वो उसे मिल जाए, वो
आसान नहीं पॉसिबल है नहीं ना। होता। हर व्यक्ति चाहता है मेरा बीपीएल बन जाए, हम्म, लेकिन हर व्यक्ति का बीपीएल नहीं बन सकता है। हर व्यक्ति चाहता है मुझे शासकीय पट्टा मिल जाए, नहीं मिल सकता। हर व्यक्ति चाहता है मुझे राशन मिल जाए, नहीं मिल सकता अगर वो पात्रता में नहीं जी आता। अगर वो चाहता, हर व्यक्ति चाहता है मुझे आयुष्मान मिल जाए, पात्र नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो हर चीज़ के लिए एक पात्रता की श्रेणी बनाई गई है। अगर आप पात्र हो जी तो आपको बिल्कुल मिलेगी वो सेवा, अगर आप पात्र नहीं हो तो वो फिर हमेशा असंतुष्टि रहेगा। तो जो व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कि मेरे को 181 से समाधान नहीं नहीं हुआ, हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसका रीजन यही होता है। देखो, शासन में जितनी भी चीज़ें चलती है सब लिखित में चलती है। जी अगर किसी की शिकायत को बंद भी कराया जा रहा है तो रिटर्न में बिल्कुल जवाब दिया जा रहा है कि आप अपात्र हैं, इसलिए आपकी शिकायत को बंद कर बंद रहे किया हैं, जा रहा है। है ना। तो इसके लिए आपको एक अपीलीय एक चैनल होता है कि आप इसके लिए जाके हायर अथॉरिटी पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे को उन्होंने नहीं किया। हायर अथॉरिटी का काम होता है वो आपकी, जिसने व्यक्ति ने जवाब डाला कि ये अपात्र है, उसकी चेकिंग हो जाएगी। अगर जांच में पाया जाता है वाकई में अपात्र है, तो भाई हायर अथॉरिटी भी पात्र नहीं कर सकती ना। तो वो जी कैटेगरी है, तो वो असंतुष्टि हमेशा रहेगी, और ये तो एक सिस्टम ही है जो लगातार चलता रहता है। जी, कई चलता केस ऐसे आए हैं कि जिन्होंने शिकायत वापस उन्होंने स्वयं ना ली, लेकिन पता चला जब उन्होंने अपडेट चेक किया तो उनकी शिकायत बंद पाई गई। जैसे मैंने बताया ना कि फोर्स क्लोज का एक सिस्टम रहता है कई बार, हाँ कि क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति जो बिल्कुल पात्र नहीं है किसी चीज़ के लिए जी और वो ज़बरदस्ती कर रहा है, कर रहा है। डिमांड ऐसी कर रहा है कि नहीं मुझे ये चाहिए, चाहिए जैसे चाहिए। आवास के लिए पात्र बहुत सारे लोग नहीं होते, जी जबकि लोगों को लगता है यार आवास में तो मुझे आवास मुझे भी मिल जाए, है ना। और वो पात्र ही नहीं है तो कैसे दोगे आप। तो उसकी वो डिमांड कर रहा है, लेकिन गलत डिमांड कर रहा है। भाई आप पात्र नहीं हो, उस कैटेगरी में नहीं आते हो, आपको जी कैसे मिल जाएगा। तो ऐसी शिकायत को फिर मजबूरी में जाके फिर डिमांड क्लोज कराना पड़ जाती है, बंद कराना पड़ती है, क्योंकि वो शिकायत डली भी रहेगी तो भी आज, अगर वो आज पात्र नहीं है तो कल भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। और कल नहीं होगा तो परसों भी नहीं होगा। जी अपात्र तो अपात्र ही होता है। तो फिर उसको बंद करा दिया जाता है कि भाई आपकी शिकायत का कोई औचित्य ही नहीं है, आप ऐसी मांग कर रहे हो जो पूरी हो नहीं हो ही नहीं सकती, कभी सकती। नहीं हो सकती। तो ऐसी शिकायतें बंद हो अभी जाती हैं। सर जैसे आपने कहा कि लोग कुछ ऐसी डिमांड करते हैं जो पॉसिबल नहीं है, तो अभी आप निवाड़ी में एक चीज़ चल रही है अपना कि ओरछा जो अपना क्षेत्र है, वहाँ पे कई ऐसी प्रशासनिक शासकीय ज़मीन है जिस पे लोग कब्जा किए हुए हैं। उसमें लोग गरीब तबके के भी लोग हैं। तो कुछ ऐसे केस हुए हैं जो आप तक आए हैं लोक सेवा से संबंधित, मतलब सीएम हेल्पलाइन में कुछ ऐसे केस आए देखो, हैं? जो अतिक्रमण की शिकायतें आती हैं, हर महीने आती हैं। अतिक्रमण की शिकायतों पे अभी राजस्व सर अधिकारियों द्वारा समय समय पर डीएम सर डिसीजन मतलब लेके, एसडीएम सर देखते थे जो। बिल्कुल देखते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं। अतिक्रमण खाली भी कराए जाते हैं। आपको अभी सुनने में भी आया होगा कि काफ़ी अतिक्रमणों पे, बड़ी बड़ी अतिक्रमणों पर कार्रवाई हुई है। हाँ तो लगातार चलता रहता है, ये तो एक प्रशासन का काम है। देखो, अगर ऐसा होता कि सारी चीज़ें, बुराइयां एक दिन में मिट जाए, तो फिर कल किसकी ज़रूरत पड़ेगी। सही बात। ये तो कंटिन्यूस चलती रहती है। कमियां आज सामने आती रहेंगी, उनको ठीक किया जाता है रहेगा, फिर कल अगली कमी आएगी तो फिर ठीक करेंगे। जी ये रोज का काम है, जैसे चलता आपने ये रहता है। बताया ना कि कुछ आपसी रंजिश की उन्होंने कुछ नहीं किया, इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दो, 181 लगा यस, दी मैं सर। वही कह रहा हूँ ना, ये आपसी मतभेदों के कारण लोग शिकायत दर्ज करा देते हैं। जब उसका परीक्षण करते हैं तो पाया जाता है कि गलत तरीके से गलत शिकायत की तरीके गई है। तो वाकई जब भी शिकायत मैं बता रहा हूँ ना, डिमांड क्लोज या फोर्स क्लोज होती भी है, तो अधिकारी बिल्कुल लिख के देता है कि ये बिल्कुल गलत शिकायत है। भाई वो जिम्मेदारी ले रहा है ना कि मैंने परीक्षण किया है और गलत है, इसलिए मैं बंद करा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी हर व्यक्ति की तय है। किसी भी व्यक्ति की शिकायत को ऐसे ही नकार नहीं दिया जाता। जी एक व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है उस चीज़ की, है ना। तो बिल्कुल रहता है वो, हर शिकायत को महत्व दिया जाता है यहाँ पे।